साथियों, 80 और 90 के दशक में बॉलीवुड में सनसनीखेज एक के बाद में दूसरी, दूसरी के बाद में तीसरी सुपरहिट मूवीज देने वाले गोविंदा अभी एक संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं और बहुत सी बातें की जा रही है, वापस स्थापित होने की वो कोशिश कर रहे हैं। और इस बीच में एक और खबर जो कि बहुत तेजी से फैल रही है कि क्या वो दूसरी शादी करेंगे। हम आज उनकी जन्म पत्रिका के माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे कि उनके जीवन में जो मुख्य मुख्य घटनाएं हुई हैं या हो सकती है उसके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार है। पूरी लॉजिकल ढंग से यहां पर बात की जाएगी, पूरे वैज्ञानिक ढंग से यहां पर बात की जाएगी और साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या उनकी जन्म पत्रिका में वाकई में दूसरा विवाह संपन्न होने की कोई संभावना बनती है या नहीं। और साथियों, चूंकि ग्रह कभी झूठ नहीं बोलते हैं, हमने लगभग आज से 5-5.5 साल पहले ही आमिर खान जी के तीसरे विवाह संपन्न होने को लेकर के जो भविष्यवाणी की थी, मैं चाहता हूं कि डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक लगा देंगे, आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। जबकि उस समय ना तो कोई र्यूमर था कि वो कभी तीसरा विवाह करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन ग्रह कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं गोविंदा जी की जन्म पत्रिका के बारे में। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, गोविंदा आहूजा जी का जो जन्म है वो 21 दिसंबर 1963 इस दिन हुआ और रात को 9 बजे विरार, जो कि मुंबई का ही एक उपनगर है, एक सबर्ब है, वहां पर उनका जन्म हुआ है। तो इस डिटेल के माध्यम से जो इनकी जन्म पत्रिका है वो कर्क लग्न की जन्म पत्रिका है और ग्रहों की जो प्लेसमेंट है वो कुछ इस प्रकार की है। इस छठे भाव में सूर्य, बुध, मंगल और केतु है। सप्तम जो कि दाम्पत्य जीवन का भाव होता है, वहां पर शनि स्वग्रही है, शुक्र यहां पर विराजमान है, चंद्रमा लग्नेश होकर अष्टम भाव में यहां विराजमान हो गए हैं, गुरु भी योग कारक स्थिति में बहुत अच्छी स्थिति में यहां पर विराजमान है और राहु 12th हाउस में यहां पर विराजमान है। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य से, जो कि ग्रहों का राजा है, सरकारी कार्यों का प्रतिनिधित्व ये करता है। साथियों, चूंकि कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में द्वितीयेश है सूर्य देव, एक अति मारक ग्रह है। एक तो मारक है और ऊपर से वो यहां पर इस रोग के भाव में, इस छठे भाव में, इस उत्तरिक भाव में विराजमान है। सूर्य करता है पिता का प्रतिनिधित्व और सूर्य यहां पर फेवरेबल नहीं होने के कारण पिता की छत्र छाया इनको नहीं मिल पाई, पिता का गाइडेंस नहीं मिल पाया। बहुत शीघ्र ही उनको पिता के सुख से वंचित होने का कार्य करा, ये सूर्य के कारण हुआ। दूसरा, सरकार का जो मुख्य कार्य है वो सूर्य के माध्यम से ही होता है। हम राजनीति की या सरकार की बात करते हैं तो जैसे ग्रहों में राजा सूर्य है, वैसे ही सरकार की जो भी बात है उसका सीधा कनेक्शन सूर्य की जन्म पत्रिका में स्थिति से होता है। इनको राजनीति में पदार्पण का मौका मिला, बहुत अच्छा मौका मिला और ये जीते भी, सांसद भी रहे, लेकिन राजनीति इनको रास नहीं आई क्योंकि कर्क लग्न के ये हैं और स्वयं चंद्रमा यहां पर अष्टम भाव में है। ये जरूरत से ज्यादा इमोशनल, सेंटिमेंटल और भावुक किस्म के इंसान हैं और सभी लोग ये बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं कि राजनीति में इमोशन का कोई रोल नहीं होता है। ये दो स्थितियां यहां पर। इसके अतिरिक्त सूर्य की जो स्थिति यहां पर रोग भाव में है, तो हृदय रोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, हड्डियों की कमजोरी से इनकार नहीं किया जा सकता, किसी प्रकार की जो मानसिक स्थिति है वो भी सदैव बनी रहती है। तो अपने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए, हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए इनको सूर्य को नियमित रूप से जल अवश्य समर्पित करना चाहिए। साथियों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बुध देव की। बुध देव भी कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में एक अति मारक की भूमिका में होते हैं क्योंकि वो व्यय भाव के लॉर्ड हैं और इस तृतीय संघर्ष के भाव के लॉर्ड हैं और मारक होकर के वो भी इस छठे, इस त्रिक भाव में विराजमान हो गए हैं। ये वाणी का अधिपति है। कई बार ऐसे मौके जीवन में इनको
देखने को मिले होंगे कि जब इन्होंने स्वयं अपना बनता हुआ काम अपनी ही वाणी से खराब करने का कार्य किया। बुध जो है वो व्यापार का कारक भी है। आप बहुत बड़ी हस्ती रहे हैं, आज भी हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है, लेकिन पैसों को जिस प्रकार से व्यापार में लगा करके, इन्वेस्टमेंट में लगा करके जो बुद्धि चाहिए, वो यहां पर मारक बुध ने कहीं ना कहीं मिसिंग कर दी है, और उसी कारण से थोड़ी सी यहां पर स्थितियां जो है वो खराब देखने को नजर आती है। बुध हार्मोन का भी अधिपति है, तो बॉडी में कहीं ना कहीं हार्मोनल डिसबैलेंस की ये समस्या देता है। साथ ही त्वचा संबंधी भी ये कोई ना कोई विकार जो है वो अवश्य दे देता है। बुध किशोर अवस्था का स्वामी भी है, इसलिए ये किशोर अवस्था से ही कार्य में लग गए हैं। किशोर अवस्था में इन्होंने कोई मौज मस्ती मजे नहीं किए हैं, किशोर अवस्था से ही अपने कार्य में लग गए हैं बुध की इस स्थिति के कारण। साथियों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मंगल देव की। मंगल देव हालांकि इस जन्म पत्रिका में एक योग कारक ग्रह हो सकते हैं, और मैं बार बार अपने एपिसोड में आपको बताता हूं कि कोई भी ग्रह, चाहे लग्नेश है, त्रिकोण का अधिपति है, केंद्र का अधिपति है, अनटिल और अनलेस उसकी प्लेसमेंट यदि ठीक नहीं है तो वो योग कारकता का रिजल्ट नहीं देगा, मारकता का ही रिजल्ट देगा। और देख रहे हैं कि मंगल भी यहां पर छठे भाव में विराजमान है, तो भाइयों के सुख से वंचित, मतलब एक प्रकार से किया, भाई चाहे हो चाहे न हो, उससे किसी प्रकार का लाभ जो है वो सीधे तौर पर नहीं मिलता है। भूमि में इन्वेस्ट करके भी व्यक्ति को उतने रिटर्न नहीं मिलते जितने मिलने चाहिए। शत्रुता यहां पर भरपूर होती है, जिसकी भी व्यक्ति मदद करता है वो ही सबसे पहले आपका शत्रु बनकर के सामने खड़ा होता है, या टांग खींचने का कार्य जो है वो करता है। रिस्क की भी यहां पर बात करेंगे। जीवन में छोटी बड़ी रिस्क सभी को लेनी पड़ती है, लेनी चाहिए भी, लेकिन मंगल की ये स्थिति जो है वो रिस्क कभी भी आपके फेवर में नहीं आने देती है। आप चाहे छोटा रिस्क लें या बड़ा रिस्क लें, वो हमेशा उल्टा ही आकर के पड़ता है। साथियों, मंगल क्रोध का अधिपति भी है। चाहते हुए भी व्यक्ति जो है वो क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाता। मंगल हमारी फिजिकल बॉडी का कारक है, और हमारे शरीर में जो रक्त बह रहा है निरंतर उसका कारक है, तो कहीं ना कहीं ये ब्लड प्रेशर से संबंधित जो समस्या है वो भी जातक को अवश्य ही दे देता है। साथियों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केतु की। केतु भी इस छठे भाव में विराजमान है। केतु ने यहां पर छठे भाव में विराजमान होकर के क्या किया कि इनकी जो रुचि है वो ऑकल्ट साइंस में, तंत्र में, ज्योतिष शास्त्र में और इस प्रकार की सभी विद्याओं में इनको प्रचुर रुचि देता है। केतु के कारण ही ये होता है। केतु बदलावों का कारक है, केतु प्रबल सेपरेटिव टेंडेंसी देता है, और इसी कारण से व्यक्ति जो है वो बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। ये फिल्म जगत से राजनीति में गए, उसको इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। फिल्म जगत में हर एक कलाकार की भूमिका और समय जो है वो सुनिश्चित रहता है। समय के अनुसार यदि वो अपने किरदारों को परिवर्तित नहीं करता, एक ही प्रकार के किरदार करना चाहता है, तो कहीं ना कहीं ये निर्णय भी उनके खिलाफ ही जाता हुआ जो है वो नजर आता है। साथ ही हम किन लोगों के साथ में बैठते हैं उसका भी केतु यहां पर निर्णायक भूमिका में रहता है। कुसंग, जीवन में जितने भी लोग टकराते हैं वो किसी प्रकार का मास्क पहन करके आते हैं। वो आपको बताएंगे कुछ और अपना उल्लू सीधा करके और सीधा जो है वहां से प्रस्थान करने का कार्य करते हैं, जो कि इनके जीवन में इनको लगातार देखने को मिला ही होगा। साथियों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शनि देवता की। शनि भी कर्क लग्न में एक अति मारक ग्रह होता है, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि वो अपने ही भाव में विराजमान है, तो कम से कम जो दाम्पत्य सुख है उसको लेकर के ये सुनिश्चितता दे देता है। सही समय पर विवाह संपन्न हो गया, विवाह का सुख भी इन्होंने भोगा। 39 ईयर लगभग इनके हो चुके हैं विवाह को, तो ये एक लंबा और सुखद वैवाहिक जीवन है। दूसरा, शनि यहां पर चूंकि मारक की भूमिका में है, तो वो व्यक्ति को थोड़ा सा आलसी जरूर बना देता है। हालांकि सीधे तौर पर हम उसको आलसी नहीं कह सकते। जब आप एक से अधिक कार्य एक समय में करते हैं तो हो सकता है कि आपको किसी कार्य के लिए देरी हो जाए। तो ये लंबा दाम्पत्य जीवन जो है वो शनिदेव की वजह से मिला।
संघर्ष जरूर लाइफ में रहा, लेकिन उस संघर्ष का जो रिजल्ट है वो भी इनको अवश्य मिला। और साथ ही शनिदेव सदैव ही इनको पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का रिजल्ट देते हुए नजर आएंगे। साथियों, बात करेंगे अगले ग्रह की, चंद्रमा की। चंद्रमा जो है वो इस अष्टम भाव में, मृत्यु के भाव में विराजमान है। कुंभ राशि इनकी है। लग्नेश स्वयं अष्टम भाव में चला गया है। चंद्रमा जो है वो कला क्षेत्र का कारक भी होता है। कला के क्षेत्र में ऊंचाई पर ले जाने का कार्य भी लग्नेश ने किया, लेकिन वापस वहां से नीचे लाने का कार्य भी कहीं ना कहीं चंद्रमा करता है। चंद्रमा मन सो जातक है, जातक का मन होता है। तो मानसिक तनाव, किसी प्रकार की उद्वेगना, किसी प्रकार के नशे का सेवन करना और एक से अधिक स्त्रियों के साथ में रत रहना, वो भी यहां पर स्पष्ट रूप से चंद्रमा की स्थिति के कारण हमें नजर आता है। चंद्रमा को लेकर के एक और बात इनको सुनिश्चित रखनी चाहिए कि चंद्रमा शीतलता जन्य रोगों का कारक है। तो शीतलता जन्य रोग भी बहुत आसानी से हो जाते हैं, इसलिए उनसे भी सावधानी इनको अवश्य बरतनी चाहिए। साथियों, बात करेंगे 12th हाउस में विराजमान राहु ग्रह की। राहु भी यहां पर अच्छी स्थिति में बिल्कुल नहीं है। लग्नेश के वो शत्रु हैं। यहां पर वो व्यय भाव में है, तो खर्चे बहुत ज्यादा व्यक्ति के होते हैं। उस अनुपात में आय जो है वो सुनिश्चित नहीं हो पाती। राहु धोखे का, धूर्तता का और भ्रम का कारक है। भ्रम ये कि कंफ्यूजन की स्थिति, कि ये निर्णय सही रहेगा या वो निर्णय सही रहेगा, निर्णय लेने में देरी हो जाती है। जीवन में जितने भी लोग टकराते हैं वो धूर्तता की प्रतिमूर्ति होते हैं और व्यक्ति से वो फायदा उठा करके सीधा चलता बनने का कार्य करते हैं। राहु 12th हाउस में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन भी व्यक्ति को जरूर दे देता है। आगे चल करके मेमोरी संबंधी कोई समस्या जो है वो भी हो सकती है, तो इसके लिए भी इनको सावधान अवश्य रहना चाहिए। साथियों, बात करेंगे शुक्र देव की, जो कि एक समग्रह है और बहुत अच्छी स्थिति में यहां पर विराजमान है। शुक्र इस भौतिक सुख के भाव में विराजमान है, दाम्पत्य सुख के भाव में विराजमान है। तो स्त्रियों का सुख, दाम्पत्य जीवन का सुख, वैभव, ऐश्वर्य, नाम, ख्याति, वो सारी शुक्र ने दी। और शुक्र भी कला क्षेत्र का कारक है। तो कला क्षेत्र के माध्यम से जीवन में हर प्रकार का भौतिक सुख यहां पर शुक्र के माध्यम से इनको स्पष्ट रूप से जो मिलता है वो यहां पर हमें दृष्टिगोचर अवश्य हो रहा है। साथियों, बात करेंगे गुरुदेव के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट पर यहां पर विराजमान है। जीवन में शुभ कार्य एक के बाद में दूसरे, दूसरे के बाद में तीसरे, वो गुरु के कारण ही हुए हैं। संतान सुख गुरु के कारण ही प्राप्त हुआ है। सम्मान दुनिया भर में गुरु के माध्यम से ही मिला है। और ज्ञान के प्रति जो पिपासा है वो भी गुरु के माध्यम से ही इनको मिली है। और गुरु स्वयं इस भाग्य स्थान में है, तो भाग्य साथ देने वाला सदैव होता है। ये धर्म का स्थान है, तो व्यक्ति बहुत स्पिरिचुअल और बहुत धार्मिक होता है, जैसा कि ये है ही। साथियों, अब बात करते हैं कि मुद्दे की, जिसको लेकर के अफवाहों का जो बाजार है वो गर्म है। साथियों, जब भी हम द्वितीय विवाह संपन्न होने की बात करते हैं तो हमें नवम भाव पर दृष्टिपात करना होता है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि नवम भाव का स्वामी स्वयं ही स्वग्रही अपने ही भाव में विराजमान है, तो इस बात की संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि इनके जीवन में द्वितीय विवाह संपन्न होने की प्रबल संभावना है। और दाम्पत्य सुख की हम यहां पर पहले जो है वो बातचीत कर चुके हैं। तो साथियों, हमने जाना कि गोविंदा जी के ग्रह जो हैं वो क्या कह रहे हैं और किस प्रकार से किस ग्रह ने क्या रिजल्ट प्रदान किया और आगे की इसकी क्या संभावना है। तो साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, तो हमारे इसी चैनल पर हम प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं। लेकिन उसमें अपने कमेंट को शामिल कराने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए।
तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शुक्र पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति को चाहते हुए भी शारीरिक सुख मिल ही नहीं पाता है। किसी ना किसी प्रकार का गुप्त रोग उसे सदैव बना रहता है। भौतिक सुखों को व्यक्ति चाहते ना चाहते हुए भी उठा ही नहीं पाता है। गुर्दे अर्थात किडनी का कोई ना कोई रोग होना, बहनों को स्त्रीजन्य रोग होना, व्यक्ति अपनी हैसियत से ज्यादा फिजूल खर्ची में खर्च जरूर करता है, दाम्पत्य जीवन में तलाक तक की स्थिति उसके बन जाती है, व्यक्ति वासनाओं के प्रति कुंठित ही रहता है, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी, और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।